नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल और नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बहुत बड़ी खबर मसूद अजहर को लेकर आ रही है, वो पहुंचा दे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखी है जिसमें तालिबान की सरकार से कहा गया है कि वो आतंकी गुट जैश के सरगना मसूद अजहर को तलाश करे और उसे गिरफ्तार करे। पाकिस्तान के मुताबिक मसूद अजहर इस वक्त अफगानिस्तान के नगरहार और कुन्नार इलाके में है। हालांकि तालिबान ने मसूद अजहर के मौजूद होने से इनकार कर दिया है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले ये पाकिस्तान का नया पैतरा कहा जा रहा है। उज्बेकिस्तान में होने वाली एससीओ की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा भी उठेगा और इसीलिए पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि उसकी जमीन पर आतंकी मसूद अजहर अब नहीं रहता है और इस वक्त वो अफगानिस्तान में है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो एक बार फिर से आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई बता दें। दरअसल मसूद अजहर को लेकर ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखी है जिसमें तालिबान की सरकार से वो कह रहा है कि आतंकी गुट जैश के सरगना मसूद अजहर को तलाश करें। हमारे साथ हमारे सहयोगी एससीओ समिट को कवर करने गए अमिताभ सिन्हा लाइव जुड़ रहे हैं। अमिताभ, फिलहाल बहुत बड़ी खबर है ये, पाकिस्तान चिट्ठी लिखकर अफगानिस्तान से बोल रहा है कि बताइए मसूद अजहर कहाँ है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, पाकिस्तान की बेबसी दिखा रहा है और पाकिस्तान की कमजोर हुई ताकत को दिखा रहा है कि वो उस मसूद अजहर की मौजूदगी से इनकार कर रहा है जिसको अब तक वो लगातार पनाह दिया हुआ था और अब पूरी की पूरी बला वो तालिबान सरकार पर टालने की कोशिश कर रहा है। एससीओ के समिट में मैं पहुंचा हूं और ये पूरा 5 जो सेंट्रल एशिया के देश हैं और पूरा का पूरा जो इलाका है वो आतंकवाद की मार लगातार झेल रहा है। जो रिलीजियस फैनेटिज्म बोलते हैं, जिसे रिलीजियस टेररिज्म बोलते हैं, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो इस बार चर्चा में आ सकते थे, जिसको कम करके कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की बात हो रही थी। ऐसे में पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि कम से कम अपना पाक दामन साफ रखे कि भारत उस पर हमला न बोले, दुनिया के दूसरे देश उसको निशाना न बनाए। दूसरी बात, पाकिस्तान की ये कोशिश है कि FATF के जो ग्रे लिस्ट में उनका नाम चढ़ा हुआ है, अगर मसूद अजहर जैसे आतंकियों को वो अपनी लिस्ट अगर अफगानिस्तान के ऊपर थोप देते हैं तो उस लिस्ट से हटने में काफी उनको आसानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान बाढ़ हो, चाहे महंगाई हो, चाहे दूसरी मुश्किलें हो, चीन से कर्ज के बाद डूबने का श्रीलंका का जो हाल हुआ है पाकिस्तान का हो सकता है। तो मुझे लगता है प्रीति उसकी बेबसी और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा दिखा रहा है वनिस्बत की उनकी ईमानदारी और आतंकवाद से निजात पाने की मुक्ति के लिए। अमिताभ, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब आपको व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा दिखाते हैं। पुतिन को ज़ेलेंस्की की वजह से एक हफ्ते तक जो बेइज्जती सहनी पड़ी है, पुतिन ने उसका बदला बहुत ही धमाकेदार तरीके से लेना शुरू कर दिया है और जानकारियां जो आ रही हैं वो बहुत चौंकाने वाली है। हम आपको ज़ेलेंस्की का भी एक बहुत ही घातक हथियार दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात पुतिन की ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की के बंकर को कैसे खतरे में डाल दिया है। दुश्मन के टारगेट पर ड्रोन कैसे लॉन्च हो रहे हैं, धुआं धुआं कर रहे हैं। इन अटैक ड्रोन्स की पावर देखिए, इनसे होने वाली तबाही देखिए। इन ड्रोन्स का खतरा कितना बड़ा है, इसकी ताकत सिर्फ वो समझ सकते हैं जो इनके कयामत वाले धमाकों से जिंदा बच पाते हैं। ये ईरान की वो ड्रोन पावर है जिसके टारगेट पर अब ज़ेलेंस्की के ठिकाने हैं। ये ईरानी ड्रोन की वो फौज है जिससे अब पुतिन की सेना लैस हो चुकी है। ईरान का ड्रोन कैसे यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं, पूरी रिपोर्ट देखने से पहले ऐसी कयामत से बचने की कोशिश कर रही यूक्रेन की फौज को देखिए।
यूक्रेन की स्पेशल फोर्स है, जिसकी रूस की फौज से आमने सामने की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की फौज ने जंगल के पास से गुजरते रास्ते पर एक रशियन मिलिट्री की गाड़ी को निशाना बनाया और फिर दोनों तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। हमले में रूस के 2 सैनिकों को मारने का दावा किया गया, बाकी टीम भाग गई। यूक्रेन की फौज ने उनके हथियारों पर कब्जा कर लिया। ज़ेलेंस्की ऐसी मुठभेड़ दिखाकर पूरे यूक्रेन का हौसला बढ़ा रहे हैं। खार्किव के आसपास ऐसे कई एनकाउंटर्स के वीडियो वायरल किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि ज़ेलेंस्की क्या नहीं बताना चाहते, वो यूक्रेन और बाकी दुनिया से छुपा क्या रहे हैं। तो जवाब है ये तस्वीरें। ये उस ड्रोन के टुकड़े हैं जो रूस ने ईरान से खरीदे हैं, यानी रूस ने ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये है ईरान का शाहिद 136 ड्रोन और अब रूस ने इसको यूक्रेन के सबसे बड़े टारगेट पर हमले के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस ड्रोन के बारे में जानने से पहले देखिए कि इस आत्मघाती ड्रोन के निशाने पर कौन है। रूस इन ड्रोन से यूक्रेन के हाइमार्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर को टारगेट कर रहा है। रूस इन ड्रोन से यूक्रेन के बक एयर डिफेंस सिस्टम को घेर कर मार रहा है। रूस इन ड्रोन से यूक्रेन के हथियार गोदामों को निशाना बना रहा है। जिस ड्रोन के टुकड़े मिले हैं, दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइल ने उसे मार गिराया है। यह आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन है जो अपने टारगेट से टकराकर बड़ा धमाका करता है। अब इस ड्रोन की बातें पूरी दुनिया में हो रही हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने इस ड्रोन को कुपियांस्क के पास मार गिराया जब यह हाइमार्स और यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तलाश रहा था। यूक्रेन को पिछले कुछ दिनों में रूस के खिलाफ कई मोर्चों पर कामयाबी मिली है। ज़ेलेंस्की भी बहुत ज्यादा खुश है और उनका दावा है कि यूक्रेन की फौज ने बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे से आजाद करा लिया है। Перших чисел вересня і до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на сході і на півдні. Рух наших військ. ज़ेलेंस्की को अचानक मिली कामयाबी के पीछे अमेरिका से मिले हाइमार्स सिस्टम का बड़ा रोल रहा है। ज़ेलेंस्की अब अपनी मर्जी से जब चाहे किसी भी इलाके में रूस के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इससे रूस का डिफेंस कमजोर हुआ है। लिहाजा ज़ेलेंस्की के हाइमार्स को काउंटर करने के लिए पुतिन को ख्याल आया कि क्यों ना ईरान के ड्रोन इस्तेमाल किए जाएं। यही वजह है कि उनकी टीम ने जून और जुलाई में ईरान के ऐसी ही ड्रोन्स का जायजा लेने के लिए तेहरान और आसपास के कई मिलिट्री अड्डों का दौरा किया। उन्होंने शाहिद 136 जैसे कई ड्रोन की लाइव ड्रिल देखी और फिर पुतिन ने फैसला कर लिया कि वो ज़ेलेंस्की का बंकर अब ईरान के ड्रोन से तबाह कर देंगे। रिपोर्ट्स है कि शुरुआत में पुतिन ने 100 शाहिद 136 ड्रोन ईरान से खरीदे और अब उनका इस्तेमाल जारी है। शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता, बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। देखा जाए तो ईरान अब सीधे तौर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रूस को दी है। जब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। ये इसका ओरिजिनल वीडियो है। ड्रोन ऐसे गिरता है तो बचने का कोई तरीका नहीं रहता।
ये स्वार्म अटैक यानी एक साथ मधुमक्खियों की तरह हमला करते हैं। ये जहां टारगेट करते हैं वहीं हमला करते हैं। ऐसे ही हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है यूक्रेन। ईरान ऐसे युद्ध में एक नई एंट्री है और उसके ड्रोन ईरान की ड्रोन पावर को पूरी दुनिया में पहचान दिला रहे हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर अमेरिका की मीडिया में खूब वायरल हुई। इस तस्वीर में ईरान का एक मिलिट्री बेस है जिसमें रूस के डेलीगेशन को दिखाने के लिए रखे गए ईरान के ड्रोन हैं। इनमें एक है बड़े पंखों वाला शाहिद 129 ड्रोन और दूसरी तस्वीर एक उड़ते हुए ड्रोन शाहिद 191 की है। रूस के डेलीगेशन की गाड़ी भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये दावा अमेरिका की मीडिया में किया गया। ईरान के ड्रोन देखने के लिए रूस की बहुत ही खास टीम 8 जून और 5 जुलाई को ईरान गई थी। ईरान के ड्रोन को चेक करने के लिए रूस का डेलीगेशन पहले मॉस्को से एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए 2500 किलोमीटर दूर ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचा और फिर वहां से 250 किलोमीटर दक्षिण में कशान शहर लाया गया, जो ईरान के ड्रोन सिस्टम्स का एक बड़ा बेस माना जा रहा है। यूक्रेन में युद्ध के बीच रूस का ईरान से ड्रोन लेना एक बहुत ही हैरान करने वाली डील माना जा रहा है। रूस और ईरान की ड्रोन डील की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ईरान की ड्रोन पावर कैसे ज़ेलेंस्की और अमेरिका की सांठगांठ तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, अब इसे गौर से समझिए। दरअसल अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम जैसे हथियार पुतिन के युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डॉनबास को जीतने वाली उनकी रफ्तार थमे। यही वजह है कि पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच ड्रोन पावर को लेकर बड़ा सीक्रेट समझौता हुआ और फिर ईरान के ड्रोन रूस पहुंचने लगे। अभी यूक्रेन को मिले हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम 70 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक रूस के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस सिस्टम को ट्रैक करके फौरन खत्म करना आसान नहीं है। यही वजह है कि रूस अब ईरान से बड़ी तादाद में ड्रोन लेकर यूक्रेन के आसमान में एक ऐसा नेटवर्क कायम करना चाहता है जो हाइमार्स या यूक्रेन के किसी भी हथियार की सटीक पोजीशन रूस की कमांड पोस्ट तक पहुंचा दे और फिर रूस यूक्रेन की उस लोकेशन पर फौरन कार्रवाई करे। В районе Новой Каховки Херсонской области перехвачено 12 снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США и 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Альха». हाइमार्स को ईरान के ड्रोन से खत्म करना बाइडेन को पुतिन का मुंहतोड़ जवाब कहा जाएगा, क्योंकि तब ज़ेलेंस्की के लिए अमेरिका के हथियारों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि पुतिन ने खार्किव और आसपास के इलाके में इसका जमकर इस्तेमाल किया है। पिछले कुछ दिनों में खार्किव पर बहुत बड़े बड़े हमले हुए हैं। ये धमाका देखिए, ऐसा धमाका यूक्रेन में पहली बार हुआ। ऐसा धमाका जिसकी गूंज 450 किलोमीटर दूर राजधानी कीव में भी सुनाई दी। ऐसा धमाका जिसने ज़ेलेंस्की के पावर सेंटर की जड़ें तक हिलाकर रख दी। ऐसा धमाका जिसने साबित कर दिया कि पुतिन अब बहुत बेरहमी दिखाने वाले हैं। पहली नजर में लगा कि खार्किव पर परमाणु हमला हुआ है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने हार नहीं मानी है। Наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться, бо ми можемо зламати російські плани по спустошенню кишень європейців цієї зими за рахунок шалених енергетичних цін.
Маємо ще посилити нашу співпрацю, щоб подолати російський терор. Треба визнати Росію державою-терористом. Посилити санкції потрібен 8-й санкційний пакет ЄС. Збільшити допомогу Україні і передусім прискорити. पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूक्रेन में हाइमार्स जैसे सिस्टम को खत्म करने के लिए रूस ईरान से सैकड़ों ड्रोन ले रहा है। ये ड्रोन यूक्रेन की फौज पर हमला करने में काम आएंगे। ईरान के पास ड्रोन के करीब 20 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और सभी बड़े कामयाब रहे हैं। घरेलू टेक्नोलॉजी या चीन को कॉपी करके तैयार किए ईरान के कई ड्रोन बहुत खतरनाक माने जाते हैं। इसका ये ड्रोन देखिए, नाम है गाजा। ईरान का ये ड्रोन फिलिस्तीन को उसका समर्थन भी दिखाता है। तमाम आर्थिक और सैन्य सौदों पर लगी पाबंदियों के बीच ईरान ने इतनी बड़ी ड्रोन फोर्स खड़ी कर दी है, जिसने इसे पूरे पश्चिम एशिया में एक बड़ी ताकत बना दिया है। शाहिद 129, अबाबील, कर्रार, हदफ 3000, मुहाजिर, तूफान, यासिर, ईरान के ड्रोन की फहरिस्त बहुत लंबी है। इनमें सबसे खास बनकर उभरा है ईरान का शाहिद 136 ड्रोन, जो एक कामिकाज़ तीसरे ड्रोन का नंबर आया। ऐसे ही कई ड्रोन एक साथ लॉन्च किए गए और फिर जो टारगेट का हश्र हुआ वो आपके सामने है। इससे पहले पश्चिमी मीडिया ने रूस और ईरान के ड्रोन वाले गठबंधन पर कई खबरें छापी थी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि ईरान के ड्रोन फेल हो रहे हैं और रूस अब ईरान के ड्रोन से खुश नहीं है। अमेरिका के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि रूस में तो ईरान के ड्रोन शुरुआत में ही नाकाम हो गए। इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, वो अब यूक्रेन में चल रहे युद्ध से साफ हो जाएगा। ड्रोन को लेकर शुरुआती रुझान आने भी लगे हैं, लेकिन एक बात सच है कि ईरान ने अपने ड्रोन का गोदाम रूस के लिए खोल दिया है। ईरान एक बड़ी ड्रोन पावर है और उसका पैगाम साफ है कि यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन को कामयाब बनाने और अमेरिका और यूक्रेन के बीच हथियारों की सप्लाई लाइन काटने के लिए वो रूस की हर मुमकिन मदद करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने जुलाई और अगस्त में अपनी फोर्स को ईरान के ड्रोन्स ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी थी। इनमें 3 ड्रोन शामिल हैं, जिसमें मुहाजिर 6, शाहिद 129 और शाहिद 191 ड्रोन शामिल हैं। ये ड्रोन सर्विलांस के साथ दुश्मन पर बम गिराने का काम कर सकते हैं। ऐसे ही हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन को अब जर्मनी से एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम मिल रहा है। जर्मनी में ये जेपार्ड सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन, जो टैंक नुमा गाड़ी जैसी दिखती है, इस पर लगी 35 मिलीमीटर की 2 गन 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी हवाई टारगेट को खत्म कर सकती है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज ने भी इस गन को लेकर कहा है कि यूक्रेन को हर मुमकिन मदद की जाएगी। Deutschland hat sehr viele sehr wirksame und auch schwere Waffen geliefert. Dazu gehört der Flakpanzer Gepard, den wir hier miteinander sehen konnten und von dem wir noch mal genau verstehen konnten, wie effizient und wirksam er ist, wenn es darum geht, die Verteidigung gegen Angriffe aus der Luft zu organisieren. जर्मनी से ज़ेलेंस्की को कई तरह के हथियार मिल रहे हैं। इसमें रॉकेट लॉन्चर भी है, आयरिस जैसे बड़े एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, जिसके निशाने पर अब ईरान के ड्रोन होंगे, क्योंकि रूस अब ऐसे ड्रोन से लैस हो चुका है। ईरान एक तरह से अमेरिका को यूक्रेन में चैलेंज कर रहा है। अब और के बड़े बड़े जनरल नहीं निकाल सके हैं। क्या है ये सीक्रेट वेपन जिसने ज़ेलेंस्की को दिया है खार्किव का गिफ्ट? कच्चा चिट्ठा में देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
आखिर वो कौन सा दिव्य अस्त्र है जिसकी वजह से पुतिन की आर्मी को खार्किव का मैदान छोड़ना पड़ा है? बाइडेन का अगला टारगेट क्या है? खार्किव में रूस को हराने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए बिना क्यों चले गए? खार्किव की हार के बाद एक बहुत मुश्किल दौर में जब रूस के अंदर का विरोध शुरू है, क्या वजह है कि पुतिन खुद कैमरे पर आए? उन्होंने अमेरिका और नेटो देशों को ललकारा और कहा है कि हर चुनौती स्वीकार है। तो क्या खार्किव की हार को पुतिन कोई बड़ा झटका मानते ही नहीं है? दूसरी तरफ यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें संदेश दिया गया है कि यूक्रेन के बहादुर सैनिक जल्द ही क्राइमिया से मुलाकात करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका के इसी दिव्य अस्त्र का उपयोग करके अब ज़ेलेंस्की खार्किव के बाद क्राइमिया पर भी कब्जा करने की प्लानिंग में जुट गए हैं? हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस दिव्य अस्त्र की जो खार्किव की जंग का ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। हाम मिसाइल। जैसा नाम वैसे ही कारनामे। यह हाम मिसाइल है जो खार्किव में रूस के लिए बहुत हार्मफुल यानी नुकसानदायक साबित हुई है। अमेरिका ने यूक्रेन को यह मिसाइल गुप्त रूप से दी थी। हाम मिसाइल का पूरा नाम है AGM-88 हाम। हाम का फुल फॉर्म है हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल। एक महीने पहले जब अमेरिका ने यह मिसाइल यूक्रेन को सप्लाई की थी, तब सिर्फ यही कहा गया था कि अमेरिका यूक्रेन को काउंटर रडार कैपेबिलिटी दे रहा है। काउंटर रडार कैपेबिलिटी मतलब रडार सिस्टम को खत्म करने की क्षमता। तब अमेरिका ने कहीं भी हाम का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब खार्किव में रूस की हार के बाद दुनिया में हाम मिसाइल की चर्चा हो रही है। अखबारों में लेख लिखे जा रहे हैं। हाम मिसाइल को अमेरिका की कंपनी रेथियन कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। हाम मिसाइल की नोज में सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर दुश्मन के रडार सेंटर से निकलने वाली ऊष्मा और विकिरण को ट्रेस कर लेते हैं। खार्किव के अंदर 5 महीने काबिज रहने के दौरान रूस ने कई एयर डिफेंस और रडार सेंटर स्थापित कर लिए थे। यही वजह है कि जब भी रूस के अड्डों पर यूक्रेन की आर्मी हमला करने की कोशिश करती थी, रूस पहले ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के ठिकानों का पता लगाकर उन पर ताबड़तोड़ हमला कर देता था और इसी वजह से यूक्रेन को भीषण नुकसान हो रहा था। लेकिन जब यूक्रेन ने अमेरिका से मिली हुई हाम मिसाइल का इस्तेमाल किया, तो इस मिसाइल ने फौरन खार्किव के अंदर रूस के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस से निकलने वाले रेडिएशन को ट्रैक कर लिया और रूस के रडार और एयर डिफेंस बर्बाद कर दिए। खार्किव में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद होते ही रूस को 2 नुकसान हुए। पहला, रूस की फौज यूक्रेन के आर्मी बेसों का पता लगाने में नाकाम हो गई और दूसरा, खार्किव के आसमान पर रूस का कब्जा खत्म हो गया। रडार एक कवच की तरह काम करता है जो आसमान से आने वाले फाइटर जेट के हमले को रोकने में सक्षम होता है। इसके बाद यूक्रेन की सेनाओं को खुला मैदान मिल गया और उन्होंने हाईमास रॉकेट लॉन्चर्स और अपने लड़ाकू विमानों से रूस के सैनिक अड्डों पर बहुत भीषण बमबारी की और रूस की सेना को विचलित कर दिया। ऐसे में रूस के पास अपने सुखोई लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके खार्किव के आसमान पर दोबारा कब्जा हासिल करने का विकल्प था, लेकिन रूस के रडार सेंटर नष्ट हो जाने की वजह से ये जानकारी ही नहीं मिल सकती थी कि आखिर दुश्मन का हमला कहां और किस दिशा से हो रहा है। ऐसी स्थिति में रूस के 4th जनरेशन विमानों की ताकत कम हो गई। ये वीडियो भी यूक्रेन में वायरल है जिसमें दिखाया गया है कि खार्किव में रूस के अत्याधुनिक फाइटर जेट Su-30SM का मलबा गिरा हुआ है। इस बात की प्रबल संभावना है कि रूस ने अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल करके खार्किव के आसमान पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। करीब 4 मीटर लंबी AGM-88 हाम का व्यास केवल 10 इंच है। ये मिसाइल एंटी रडार सिस्टम से लैस है। इस मिसाइल का वजन करीबन 360 किलो है। इसके वॉरहेड में ही रडार को भेदने की क्षमता होती है।
100 किलोमीटर के दायरे में मिसाइल किसी भी लक्ष्य को खत्म कर सकती है। लेकिन अहम बात यह है कि हार्म मिसाइल को खास विमानों से ही लॉन्च किया जा सकता है। टोर्नेडो ECR और F-16 CM Block 50 जैसे अत्याधुनिक विमानों से ही हार्म मिसाइल को फायर करने की क्षमता है। सवाल ये भी है कि जब पहले ही यूक्रेन की वायुसेना को रूस ने खत्म कर दिया था, तब अचानक यूक्रेन के पास ऐसा फाइटर जेट कहां से आया जिसके माध्यम से हार्म मिसाइल को लॉन्च किया गया। इस सवाल का जवाब भी अब मिल गया है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने खार्किव पर अटैक के ठीक पहले 30 अगस्त को एक वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया था, जिस वीडियो में दिखाया गया था कि MiG-29 लड़ाकू विमानों से मिसाइलों को दागा जा रहा है। तब यह दावा किया गया था कि MiG-29 से यूक्रेन के फाइटर पायलट ने अमेरिका की हार्म मिसाइल को लॉन्च किया है। इसी तरह की मिसाइलों के दम पर 1 सितंबर के बाद से यूक्रेन की आर्मी ने 6000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। इस करारी हार के बाद मॉस्को में हलचल मच गई है। पुतिन के विरोधी उम्मीद कर रहे थे कि पुतिन इस पर कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन पुतिन न सिर्फ सामने आए बल्कि उन्होंने एक बयान देकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को चुनौती को खत्म करने का आत्मविश्वास एक बार फिर दिखाया है। पुतिन ने कहा कि जिस तरह रूस ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की आर्थिक नाकेबंदी को तोड़ दिया है, वैसे ही अमेरिका की टेक्नोलॉजी की चुनौती को भी मात दी जाएगी। Уверенно справляется с внешним давлением, а по сути можно сказать, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран. Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработало, это уже очевидно для всех и для них тоже. लेकिन खार्किव से जो खबरें आ रही हैं वो रूस के लिए काफी विचलित करने वाली हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये रूस का जवान है जो यूक्रेन की फौज ने कीव में बंदी बना लिया है। इस तरह की तस्वीरों ने रूस के लोगों को बेचैन कर दिया है और रूस के अंदर मौजूद पुतिन के विरोधियों को मौका दे दिया है। खबर यह भी है कि रूस के 18 जिलों के नगर निगमों ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस्तीफे की मांग की है। युद्ध का विरोध करने वालों को पुतिन पहले ही जेल में डाल चुके हैं। पुतिन का लगातार हो रहा विरोध ज़ेलेंस्की को काफी ताकत दे रहा है। यूक्रेन की जनता इस वक्त खार्किव की जीत से काफी खुश है और ज़ेलेंस्की इस मौके का उपयोग रूस की आर्मी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। Вчора і сьогодні російська армія нанесла удари по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців опинились у темряві, без електрики. Будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура. Російські ракети влучили саме по тим об'єктам, які взагалі не мають жодного відношення до інфраструктури Збройних сил нашої держави. З одного боку, це ознака відчаю тих, хто придумав цю війну. Так вони реагують на розгром російських сил в Харківській області. Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою. І тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури. एक तरफ खार्किव के आसमान में यूक्रेन के सुखोई 27 विमान मैन्यूवरिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट करके दावा किया है कि क्राइमिया में एक रूसी फाइटर जेट सुखोई 25 को गिरा दिया गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक और ट्वीट में एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि क्राइमिया भी फतेह करेंगे। एक और वीडियो भी वायरल है जिसमें एक पत्रकार ने बाइडेन से यूक्रेन के काउंटर ऑपरेशन और खार्किव पर सवाल पूछा, तो बाइडेन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन थम्स अप का साइन दिखाकर अपनी खुशी भी जाहिर कर दी। लेकिन रूस ने भी अभी हार नहीं मानी और साफ किया है कि यूक्रेन का सैन्य अभियान जारी रहेगा। Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются Верховному главнокомандующему. Президент находится в постоянной, можно сказать, круглосуточной связи с министром обороны, со всеми военачальниками. Естественно, по-другому и быть не может в ходе. खार्किव की हार के बाद लगता नहीं कि लड़ाई थमेगी, बल्कि अब पुतिन
और ज्यादा तेज हमला करने का आदेश दे सकते हैं। चालीस दिन के सीज फायर के बाद एक बार फिर आर्मेनिया और अजरबैजान में भीषण लड़ाई छिड़ गई है। पुतिन ने ऑर्डर दिया तो दोनों के बीच चल रही तोप और रॉकेट लॉन्चर खामोश हो गए हैं, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जंग हुई तो रूस आर्मेनिया का साथ देगा। वहीं तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वो अजरबैजान के साथ खड़ा है, यानी नेटो और रूस एक और वॉर फ्रंट पर एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। कच्चा चिट्ठा में ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि एर्दोआन का खूनी ऐलान क्या है और इसका अंजाम युद्ध तक क्यों पहुंचने वाला है। अजरबैजान और आर्मेनिया में फिर शुरू हुई जंग। रात भर होते रहे मिसाइल और आर्टिलरी अटैक। लड़ाई में मारे गए 49 आर्मेनियाई सैनिक। दुनिया पर मंडरा रहा थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा। रात के अंधेरे में एक के बाद एक गरजती मिसाइलें, अपने टारगेट को तबाह करता एक बम और उसके धमाके के बाद उठते आग के शोले, मैदान जंग से भागते सैनिक। 40 दिन, महज 40 दिन के बाद एक बार फिर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बड़ी सैन्य झड़प हुई। खबर के मुताबिक दोनों के बीच रात भर भीषण गोलाबारी हुई। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान ने हमले की शुरुआत की और उसके सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और आर्टिलरी अटैक किए। सिर्फ यही नहीं, आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान के सैन्य दस्तों ने उसकी सीमा में घुसपैठ की और उसके सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान ने अपनी एक मिलिट्री पोस्ट से आर्मेनिया के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। Վարդենիսի սոտքի արտանիշի իշխանասարի Գորիսի եւ Կապանի ուղղություններով կիրառել հրետանային միջոցներ, ականանետներ, ԱԹՍ-ներ եւ խոշոր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, թիրախավորելով թե ռազմական, թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Սահմանի որոշ հատվածներում դիրքային մարտերը նույնպես շարունակվում են։ Հակառակորդը չի դադարեցնում առաջխաղացման փորձերը։ ये आर्मेनिया की सड़कों पर फैली तबाही की वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अजरबैजान की सेना ने गोलाबारी में आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। और ये उन आर्मेनियाई सैनिकों की लाशें हैं जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई इस झड़प में मारे गए। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान की अंधाधुंध गोलाबारी की वजह से उसके 49 सैनिकों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, आर्मेनिया ने दोनों देशों के बीच सीज फायर तोड़ने के लिए अजरबैजान को जिम्मेदार ठहराते हुए अपने उन सैनिकों की तस्वीरें भी जारी कर दी जिनकी मौत अजरबैजान की गोलाबारी के दौरान हुई। लेकिन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का कहना है कि मौत का यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। Այս պահի դրությամբ Պաշտպանության նախարարության կողմից հաստատված 49 զոհ ունենք, բայց պիտի նաև արձանագրեմ, որ այդ թիվը ցավոք վերջնական չէ, ուզում եմ ընդգծել। लेकिन अजरबैजान ने आर्मेनिया के आरोप को गलत ठहराते हुए उल्टा आर्मेनिया पर उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक
आर्मेनिया के सैन्य दस्तों ने उसकी सरहद में घुसकर उसकी सेना के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद उन्होंने आर्मेनिया की सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। Gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya qrupları sutkanın qaranlıq vaxtında müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqeləri arasındakı ərazilərin və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirib. Bu əməllərin qarşısını dərhal alınması məqsədi ilə bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində इस गोलाबारी के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसने पूरी दुनिया को ये यकीन दिला दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। खबर के मुताबिक ये घायल सैनिक आर्मेनिया का है और वीडियो में उसकी मदद करते नजर आ रहे सैनिक अजरबैजान के हैं। ये वीडियो काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। ये वीडियो आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि वीडियो में मैदान जंग को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे ये सैनिक अजरबैजान के हैं। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये अजरबैजान के वो सैनिक हैं जो सरहद पार कर उनके इलाके में घुस आए थे, लेकिन आर्मेनिया की सेना के जवाब के आगे वो टिक नहीं पाए और अजरबैजान की सीमा में वापस लौट गए।